हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। थंबनेल से समझ गए होंगे बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस 2 वीडियो आ चुकी हैं बेटा इस चैप्टर से, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा, हमने डिटेल में ग्लूकोज को पढ़ा, फ्रक्टोज को और सारे पॉलीसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड को डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल, दूसरे हमारे बायोमोलिक्यूल दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है? अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो आप अच्छे से जानते हो, और अगर आप बायो के स्टूडेंट भी नहीं है तो आप साइंस के स्टूडेंट तो है ही। प्रोटीन पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारी बॉडी की फंडामेंटल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन बायोमोलिक्यूल है और ये एक पॉलीमर होता है। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है? अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। यानी कि अगर मैं प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कर दूं, प्रोटीन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो बेटा हमें क्या मिल जाएंगे? अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएंगे। तो क्या होते हैं अल्फा अमीनो एसिड? जल्दी से देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर। देखिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, एक COOH ग्रुप जुड़ा होता है और एक R जुड़ा होता है, यानी कि अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। इस तरह की बेसिक स्ट्रक्चर होती है किसी अल्फा अमीनो एसिड की। इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा है कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है एक्सेप्ट 1 अमीनो एसिड, उसके भी मैं बात करूंगी। देखो, इस अल्फा अमीनो एसिड के अंदर एक अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक R है। जैसे जैसे R वेरी करता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनते रहते हैं। राइट, नाम से समझ में आ रहा है। अमीनो मतलब एमीन ग्रुप के लिए यूज किया गया, एसिड मतलब COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए यूज किया गया। अल्फा का क्या मतलब है? यहाँ पे ये चीज पहला स्टार लगाएं। अल्फा का क्या मतलब है? देखिए, ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है? COOH से। अगर COOH और NH2 को कंपेयर करो तो COOH सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप। राइट, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। और अगर एमीन ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है उस अमीनो एसिड को हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। यानी कि अगर मैं एक ये एग्जाम्पल बनाऊं, अगर मैंने ये एक एसिड बनाया, यहां पर R लगा देती हूं, यहां पे NH2 लगा दिया, यहां पर H लगा दिया। अब ये जो अमीनो एसिड बना, ये जो अमीनो, बाकी हाइड्रोजन होगी इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए, ये जो अमीनो एसिड बना अल्फा बीटा, बीटा के ऊपर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ बीटा के ऊपर अमीनो ग्रुप जुड़ा है, तो ये बीटा अमीनो एसिड है। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या है? बीटा अमीनो एसिड है। अगर इसी तरह और 3rd नंबर के कार्बन पर जुड़ा होगा तो क्या आ जाएगा? गामा आ जाएगा। उससे आगे चलेंगे तो डेल्टा हो जाएगा। तो जो अमीनो एसिड है वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होती है वो केवल अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो हम यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड की ही बात करेंगे। तो ये मैंने आपके लिए एक बनाया अल्फा अमीनो एसिड, जहां पर R क्या है? साइड चेन है, जो हर एक अमीनो एसिड में अलग अलग होगी। स्टार करके लिखेंगे एक अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अंदर स्पेलिंग आई थिंक ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यस, जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है बेटा? ये इनएक्टिव होता है। इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड, वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। राइट, ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर R की जगह भी H प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी H होता है, तो दो ग्रुप, दो एटम सेम हो गए। इस कार्बन पर दो एटम सेम हो गए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा, ये कायरल सेंटर नहीं रहा। तो ग्लाइसिन एक इसका एग्जाम्पल है। राइट, आपने पढ़ लिया कि इसको हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। अगर मैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, अगर आपने ग्लूकोज वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाकर वहां समझेंगे क्या होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर भी बात करेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। बेटा हम D और L, कैपिटल D और कैपिटल L की फॉर्म में लिखते हैं। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को और अमीनो एसिड को। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन केवल आप कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में ही पढ़ते हो अपने सिलेबस में। और जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें कि जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है? डी ग्लूकोज लिखते हो आप वहां पे, कैपिटल D है ना। तो इसी तरह वो जो कैपिटल D है, या जो ये अमीनो एसिड है, इसके आगे लगता है कैपिटल L। L अमीनो एसिड भी इनको कहते हैं। उसका रीजन क्या होता है? देखिए, ये अमीनो एसिड है,
अगर इस अमीनो एसिड के अंदर जो NH2 है, इफ NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप राइट साइड पर होगा, राइट साइड पर अगर होगा तो उसको हम डी अमीनो एसिड कहेंगे, डी अल्फा अमीनो एसिड, राइट। और अगर NH2 ग्रुप बेटा लेफ्ट साइड पर होगा तो हम उसे एल अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की चीज भी आपको याद रखनी है, इस पर भी आप स्टार कर ले। और जो जनरली जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे कैसे हैं, वो सारे के सारे हमारे एल अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। हम एल अल्फा अमीनो एसिड पढ़ते हैं। तो डी और एल के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके फॉर्म में भी हमने अमीनो एसिड को क्या कर दिया, डिस्कस कर लिया, उसकी बात कर ली कि कब डी अमीनो एसिड कहेंगे, कब एल अमीनो एसिड कहेंगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बना देती हूँ। NH2 यहाँ पर बेटा किस साइड है, राइट साइड है, तो ये क्या है, डी अमीनो एसिड है, डी अमीनो एसिड है, डी अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा तो आप समझ गए ना, डी का मतलब NH2 राइट साइड पे, अल्फा का मतलब NH2 अल्फा कार्बन पर, अमीनो का मतलब अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनाऊं, दूसरी, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मैंने क्या बनाई, ये इसकी मिरर इमेज बनाई। डी अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड क्या है एक दूसरे के, इसका मतलब क्या हुए एक दूसरे के, एनेंशियोमर्स हुए। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स है। एल अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे क्योंकि यहां पर एल किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो NH2 है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है। तो जनरली एल अमीनो एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स। ये एक और स्टार लगाकर एक और इंपॉर्टेंट बात, 20 अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं हम। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन को बनाते हैं। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में लगे होते हैं। अगर सीक्वेंस चेंज हो जाती है तो प्रोटीन की फॉर्मेशन, प्रोटीन की नेचर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, अगर जिनके ट्राइवियल नेम भी होते हैं, ट्राइवियल नेम का मतलब कि जो उनकी नेचर है या उनकी कोई प्रॉपर्टी है वो उनके नेम से रिफ्लेक्ट होती है। अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूं तो इसको हमने ग्लाइकोज वर्ड से इसको निकाला है, इसका नाम। ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट, ये स्वीट इन टेस्ट होता है, ये स्वीट इन टेस्ट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इस वाले अमीनो एसिड का नाम क्या है, ग्लाइसिन है। इसी तरह जो टायरोसिन है, इट इज प्रेजेंट इन चीज, ये चीज में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं, टायरोसिन, प्रेजेंट इन चीज। क्योंकि टायरोस माने क्या होता है, चीज होता है, पर टायरोस माने क्या होता है, टायरोस सही है स्पेलिंग, टायरोस माने क्या होता है, चीज होता है। इसी तरह और भी अमीनो एसिड्स के जो नाम है वो उनकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं। अमीनो एसिड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इनको 3 लेटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इनको 1 लेटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा है GLY, इसका मतलब इट इज ग्लाइसिन, और कैपिटल G से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर टायरोसिन है तो TYR, इसको T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आर्जिनिन है तो ARG, हिस्टिडीन है तो HIS। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। 3 लेटर भी है इनका सिस्टम रिप्रेजेंट करने का और 1 लेटर भी। 20 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 10 अमीनो एसिड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे हमारे हुए नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। देखिए इन 20 अमीनो एसिड में से, इन 20 अमीनो एसिड में से कुछ अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में फॉर्म नहीं होते, सिंथेसाइज नहीं होते, जबकि जो 10 अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, वो हमें कैसे मिलेंगे, वो हमें डाइट के थ्रू इनटेक करने पड़ेंगे, इनटेक थ्रू द डाइट। वो हमें कैसे लेने पड़ेंगे, डाइट के थ्रू। हमें कुछ ऐसी चीजें खानी पड़ेंगी जिनके अंदर वो अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। ये क्लियर हो रही है बात। तो एसेंशियल अमीनो एसिड विच अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी
कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आर बॉडी। ठीक है, और नॉन एसेंशियल कौन से हैं? विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आर बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं, विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आर बॉडी। अगर हम हेल्दी हैं तो हम ये अमीनो एसिड अपनी बॉडी में बना सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में है, जो हम बना ही लेते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसकी क्या जरूरत पड़ेगी भाई? उसे तो हम नॉन एसेंशियल में कंसीडर करते हैं ना। जो चीजें आपके पास होती हैं उनकी थोड़ी आपको वैल्यू होती है, जो आपके पास नहीं होती उन्हीं की तो वैल्यू होती है। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होते वही अमीनो एसिड क्या कहलाते हैं बेटा? एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। और इन अमीनो एसिड को हम कैसे लेते हैं? हम इनको ऑब्टेन्ड करते हैं थ्रू द डाइट, obtained through the diet। हम इस तरह का खाना खाकर उनको क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब एक अमीनो एसिड का एक और क्लासिफिकेशन करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक है, on the basis of their nature, amino acid can be classified in 3 categories: acidic amino acid, basic amino acid and neutral amino acid। चलिए देखते हैं, acidic amino acid, basic amino acid and neutral amino। न्यूट्रल को मैं सेंटर में लिखती हूँ, न्यूट्रल को सेंटर में लिख लेते हैं, न्यूट्रल एंड बेसिक, बेसिक अमीनो एसिड। देखो, अमीनो एसिड कह रहे हैं, अमीनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर किसी अमीनो एसिड के अंदर एसिडिक कंटेंट ज्यादा है, एसिडिक पार्ट ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, तो उसको हम एसिडिक अमीनो एसिड कहेंगे। इसका मतलब व्हेन COOH ग्रुप, नंबर ऑफ COOH ग्रुप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। जहां पर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, यही तो एसिडिटी का रीजन है ना। इसके अंदर जो एसिडिक कंटेंट है वो ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसकी प्रेजेंस की वजह से। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर NH2 से ज्यादा हो जाएगा तो वो अमीनो एसिड एसिडिक कहलाएंगे। इन केस ऑफ न्यूट्रल, COOH ग्रुप इज इक्वल टू द NH2 ग्रुप, जितने NH2 है उतने ही कार्बोक्सिलिक है। और यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है वो अमीनो ग्रुप जो है वो ज्यादा है COOH ग्रुप से। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं बेटा? बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं, राइट। तो जो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, इट कैन रिलीज H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकते हैं, ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन जो ये बेसिक होते हैं, दे कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकते हैं। देखिए, अगर इसकी स्ट्रक्चर अगर बताएं, एक्वस में इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी एसिडिक की? NH3 के ऊपर पॉजिटिव, COOH और यहां पर H। ठीक है, ये एक एसिडिक अमीनो एसिड मैंने बनाया, जो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। क्योंकि एसिडिक क्यों है? यहां पर ये H पॉजिटिव आयन को देगा। यहां पर अगर मैं देखूं बेसिक में, दिस इज द कंडीशन, ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, ये H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा बेटा? एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? बेसिक। न्यूट्रल में क्या होगा? न्यूट्रल में दोनों कंडीशन प्रेजेंट होगी, दोनों कंडीशन प्रेजेंट होगी, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ठीक है, तो जो ये पॉजिटिव वाला अमीनो एसिड है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो एसिडिक है नेचर में, ये जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पास करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये माइग्रेट किस साइड करेगा? टुवर्ड्स कैथोड माइग्रेट करेगा। ये किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। ये किधर जाएगा? ये एनोड की तरफ जाएगा, ये एनोड की तरफ जाएगा। और ये माइग्रेट ही नहीं करेगा। जो न्यूट्रल वाला है, इट कैन नॉट बी माइग्रेट, ये माइग्रेट ही नहीं करेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज भी और इस पर नेगेटिव चार्ज भी है। अगर पीएच की बात करें तो एसिडिक की पीएच 7 से बहुत कम होगी, लगभग
2-3 के आसपास होती है। इसकी pH 7 होगी और इसकी pH ग्रेटर देन 7 होगी। ये हमने क्लासिफाई करा प्रोटीन को किस टर्म में क्लासिफाई करा, उनकी नेचर की टर्म में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में हमने उनको क्लासिफाई किया। अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे कि जो अमीनो एसिड है, अब क्लासिफिकेशन के बाद जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं। अमीनो एसिड जनरली क्या होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं यूजुअली। कैसे होते हैं ये, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, राइट। These are the properties of amino acid. अमीनो एसिड एक्वस स्टेट में देखो ये ना सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। अभी एक्वस स्टेट की बात करूंगी, बिहेव एज सॉल्ट। क्यों करते हैं सॉल्ट की तरह बिहेव, अभी आप देखोगे, क्योंकि इनके अंदर एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज बेसिक, एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका ये अमीनो एसिड होता है बेटा, आर को नीचे लगा लेती हूँ, ये जो अमीनो एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करता है, एक आयन बना देता है। इस आयन के फॉर्म में रहता है एक्वस सॉल्यूशन में। इस आयन को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या है इसका नाम, इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। कैसा आयन है ये, डाईपोलर आयन है, दो पोल यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों चार्ज यहाँ प्रेजेंट है ना। ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, एज वेल एज, क्या कर रहे भाई, एज वेल एज बेस, ठीक है। तो ये डाईपोलर आयन होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। इस आयन को हम ज्विटर आयन कहते हैं। इस पर देखो एक H पॉजिटिव, ये H दे सकता है H पॉजिटिव, और ये वाला जो इसका टर्मिनल है वो H पॉजिटिव को ले सकता है, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव टर्मिनल दे रहा है तो ये एसिडिक नेचर की तरह बिहेव करेगा और ये बेसिक नेचर की तरह बिहेव करेगा। जो H पॉजिटिव देते हैं उनको एसिडिक कहते हैं, जो H पॉजिटिव लेते हैं उनको बेस कहते हैं, है ना, ये पढ़ा है आपने। तो ये ज्विटर आयन की तरह बिहेव, ज्विटर आयन की फॉर्म में रहते हैं। अच्छा यहीं पे एक और पॉइंट आपको बताऊंगी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है कि वो पर्टिकुलर पीएच जब हम सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं और आयन माइग्रेट ही नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर पीएच को हम क्या, पीएच पर हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। when ions do not move towards any electrode after passing electricity या applying electricity, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये मूव नहीं करते। मूव कैसे करेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज भी है इसके ऊपर, तो ना कैथोड की तरफ जाएंगे ना एनोड की तरफ जाएंगे। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऐसे पीएच को हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनता है, देखिए हमने बात की थी कि अल्फा अमीनो एसिड से बनता है। तो जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, है ना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे दोनों आपस में, तो क्या होगा, COOH का एक OH और NH2 ग्रुप्स की एक हाइड्रोजन ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और दोनों अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे वाया CONH लिंकेज। इस लिंकेज को हम कहते हैं बेटा पेप्टाइड लिंकेज। इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज।
ये एक अमाइड लिंकेज है। CONH ग्रुप आपको पता है, CONH2 इज अमाइड, ये एक अमाइड लिंकेज होती है। तो दो अमीनो एसिड किसके थ्रू जुड़े? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े, अमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े। और जब ये दो अल्फा अमीनो एसिड जुड़े तो इनको हमने क्या कहा? इनको हमने कहा डाईपेप्टाइड। क्या कहा? डाईपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो डाईपेप्टाइड, तीन जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, चार जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, ऐसे ही बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स मिलकर ही क्या बनाती हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। तो चलिए, पेप्टाइड लिंकेज पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, उसके बारे में लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि पेप्टाइड लिंकेज अगर पूछ लिया तो हम एक्चुअल में क्या आंसर लिख कर आएंगे अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो पेप्टाइड लिंकेज में लिखें बेटा, प्रोटीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, या प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये तो पहली लाइन लिखेंगे आप, क्योंकि आप पेप्टाइड लिंकेज की बात बता रहे हैं तो पहले तो ये बताओगे ना कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो व्हेन प्रोटीन्स आर पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एमाइड लिंकेज, इसमें लिखें पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी लिख सकते हो। पेप्टाइड बॉन्ड इज एन अमाइड लिंकेज, peptide bond is an amide linkage formed between carboxylic group of one amino acid and amino group of another amino acid, formed between COOH group, carboxylic group of one amino acid and amino group NH2 group of other amino acid by the loss of a water molecule. आगे ये भी लिख दो, by the loss of a वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको ये लिख कर आना है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज में। अब अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए, पेप्टाइड लिंकेज इन्होंने बना ली और फिर इन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई और बना दिया प्रोटीन। तो अब ये प्रोटीन जो होता है इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर हम प्रोटीन को क्लासिफाई करेंगे पहले, बाद में फिर स्ट्रक्चर के बेस पे कराऊंगी। पहले मॉलिक्यूलर शेप जो होती है इसकी, उसके बेस पर अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हम इसको दो ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। फाइब्रस प्रोटीन होती है एक तो हमारे पास, एक होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन किस बेस पर आपने डिवाइड किया? मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जो फाइब्रस प्रोटीन होती है बेटा, ये वाटर इनसॉल्युबल होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है, जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती है। ये कैसी होती है? वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, यानी कि ये वाटर में क्या हो जाती हैं? ये डिसॉल्व हो जाती हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन जो है वो कैसे बनती हैं? व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन, जो ये अमीनो एसिड के जुड़ने से चेन बनी थी ना पॉलीपेप्टाइड चेन, में यहाँ पे पीपी चेन लिख रही हूँ, पॉलीपेप्टाइड चेन। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन आर लिंक टुगेदर, रन पैरेलल, पैरेलली अरेंज होती हैं, रन पैरेलल, चेन्स आर रन पैरेलल एंड अटैच्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है पैरेलली रन करती हैं और एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, विद हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इस तरह से जो हमारे पास प्रोटीन बनती है उसको हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये किससे बनती है? ये कॉइलिंग से बनती है, ठीक है। ये किससे बनती है? कॉइलिंग। व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल्ड, तो क्या मिलता है आपको? ग्लोब्यूलर प्रोटीन मिलती है। ये जो आपकी फाइब्रस प्रोटीन होती है
ये इनसेंसिटिव होती है टुवर्ड्स द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो इट इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर, और इधर लिख लो नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फाइब्रस प्रोटीन, कैरेटिन, जो हमारे हेयर्स में प्रेजेंट है, कैरेटिन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है। और ग्लोबुलर का एग्जाम्पल है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। जो हमारे हेयर्स में प्रोटीन होते हैं, जो रेप्टाइल्स के जो स्केल्स होते हैं, जो बर्ड्स के जो फैदर्स होते हैं, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रस प्रोटीन होती है। हमारी मसल के अंदर भी जो प्रोटीन होती है ना, मायोसिन प्रोटीन, कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल्स के अंदर। केराटिन कहाँ प्रेजेंट होती है? हेयर्स में प्रेजेंट होती है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं दीज आर फाइब्रस प्रोटीन, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है वो एंजाइम्स है। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड किया यहाँ पर प्रोटीन को। बाकी प्रोटीन को हम उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे, ये तो हमने मॉलिक्यूलर शेप के बेस पर डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर के बेस पर हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। प्रोटीन की स्ट्रक्चर है या जो शेप है उसको 4 लेवल्स में हम स्टडी करते हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, और एक होती है हमारी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होती है, ये स्केलेटन होता है प्रोटीन का, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उस पर जो अल्फा अमीनो एसिड एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगे होते हैं, इसे ही हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? इट इज अ बेसिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगी, है ना। तो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमें चाहिए, है ना, तो वही सीक्वेंस में अगर लगा हुआ है तो वो प्रोटीन है। ठीक है, तो यही हुई इसकी बेसिक या स्केलेटन स्ट्रक्चर। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोटीन बनने वाला है ना। आपकी हेयर का प्रोटीन है, आपकी मसल का प्रोटीन है, राइट, या आपका कोई एंजाइम है, एंजाइम भी बहुत सारे होते हैं, तो कौन सा पर्टिकुलर एंजाइम है ये कौन डिसाइड करेगा? ये अल्फा अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करेगा। जो ये प्राइमरी जो प्रोटीन होती है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, जो प्राइमरी लेवल होता है प्रोटीन का, इट इज नॉट फंक्शनल, इट इज नॉट फंक्शनल इन नेचर। ये स्केलेटन बना रहा है ना। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन है, स्केलेटन पड़ा हुआ है, अगर उसके ऊपर फिर फ्लैश आएगा, फिर मसल्स आएंगी, फिर मूवमेंट, फिर आपका ब्लड का फ्लो होगा, तो इस सब से ही तो पूरी बॉडी बनेगी ना। तो इसी तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? इट इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की जब फोल्डिंग होगी और ज्यादा ये मतलब मॉडिफाई होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन और ज्यादा मॉडिफाई होंगी, आपस में जुड़ेंगी, कोई बॉन्डिंग बनाएंगी, तो उससे क्या बनेगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है एल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा प्लीटेड। नाम से समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से, ये जो प्राइमरी है वो इस तरह से और ज्यादा मॉडिफाई होकर हेलिक्स की तरह से स्ट्रक्चर बना रही है, फोल्ड हो रही है, कॉइल्ड हो रही है, तो उसको हम अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर पैरेलली प्रेजेंट होती हैं, ऐसे रन करती हैं पैरेलली, तो उनको हम क्या कहते हैं? बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। यहाँ पर राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी, राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी, और यहाँ पर क्या होंगी? जो पीपीएल हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो क्या करेंगी बेटा? साइड बाय साइड लाई करेंगी। यहाँ पर क्या करेंगी? साइड बाय साइड लाई करेंगी। यहाँ पर बीच बीच में क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और बीटा प्लीटेड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर होता है। 2 पॉलीपेप्टाइड के चेन के बीच में ना, 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
हेल्फा हेलिक्स प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है? कैरेटीन में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? कैरेटीन में प्रेजेंट होती है, मायोसिन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो बीटा प्लीटेड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये फिब्रोइन प्रोटीन बनाती है। सिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है फिब्रोइन, फिब्रोइन इन सिल्क, ये सिल्क के अंदर जो प्रोटीन होती है, जो सिल्क प्रोटीन होती है जिसको फिब्रोइन कहते हैं, उसके अंदर जो सेकेंडरी लेवल है जो प्रोटीन का वो क्या है? बीटा प्लीटेड फॉर्म वहां पर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर की। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? ये और भी ज्यादा फर्दर बॉन्डिंग बन जाए, फर्दर कॉइलिंग हो जाए तो उससे क्या हो जाएगी? टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, सॉरी। तो फर्दर फोल्डिंग ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय फर्दर फोल्डिंग ऑफ 2 डिग्री स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग से बनेगी। यहां पर क्या होगा? यहां पर बहुत सारी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां प्रेजेंट होगी, है ना, डाइसल्फाइड लिंकेज यहां प्रेजेंट होगी, यहां पर मतलब मोर एक्सटेंसिव लिंकेज यहां पर प्रेजेंट होगी, कोवेलेंट प्रेजेंट होगी, यहां पर सॉरी जो इंटरेक्शन होता है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहां पर प्रेजेंट होगा। तो जो टर्शरी होती है ना, टर्शरी क्या बनाती है? ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन, जो हमने पहले पढ़ी थी वो टर्शरी की एक फॉर्म होती है। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में लिख लो फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। अब जो ये क्वाटरनरी होती है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। इट इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। इट इज फॉर्म्ड बाय द स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल लिखा है मैंने बेटे, ये स्पेशल, स्पेशल वाला स्पेशल नहीं लिखा, स्पेशियल, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। ये सबसे ऊपर का लेवल है, सुप्रीम लेवल है, ठीक है। तो ये 4 लेवल पढ़े हमने प्रोटीन के फॉर्मेशन में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। जल्दी से कीजिए इसको नोट। प्रोटीन में अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो जब प्रोटीन में कोई केमिकल चेंज किया जाता है, टेम्परेचर का चेंज किया जाए, फिजिकल चेंज किया जाए कोई, या पीएच का चेंज किया जाए वहां पर, तो जो प्रोटीन्स हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो खुल जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं। जो हेलिक्स हैं वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं। इसका मतलब जो प्रोटीन है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। जो 2 डिग्री है, 3 डिग्री जो लेवल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। केवल 1 डिग्री, जो 1 डिग्री लेवल है वही इंटैक्ट रहता है। ओनली 1 डिग्री लेवल इंटैक्ट। तो इस तरह जो प्रोटीन है वो क्या करता है? इट लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खत्म कर देता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसकी क्या हो जाती है? खो जाती है, खो देता है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। तो जैसे कोई एग है ना, अगर वो पड़ा रहेगा तो उसमें क्या होगी? हैचिंग होगी। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, उसकी पीएच चेंज हो जाएगी, तो उसके अंदर की जो प्रोटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और फर्दर उसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, उससे बेबी बाहर नहीं आएगा। तो जो एग्जाम्पल आप पढ़ते हो अपनी डेली लाइफ में, वो सब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल वो कौन कौन से हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग, आपने एग को बॉईल किया, उसका जो व्हाइट वाला जो पोर्शन था, जो उसका योक था, वो क्या हो गया? वो सॉलिडिफाई हो गया। इसे भी हम क्या कहते हैं? इसे भी हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब जो वो प्रोटीन है वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं, सॉरी, जो एग है वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं रहा। तो जो आपने घर में लेकर आए हो, जब आपने उसको बॉईल कर दिया तो उसका एग वाइट जो है वो क्या हो गया? एग वाइट क्या हो गया? कोगुलेट हो गया। तो कोगुलेशन ऑफ एग वाइट इज अ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन पढ़ने के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे एंजाइम्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड।
ये भी इस चैप्टर में बचे हुए हैं, छोटे छोटे पोर्शन है, तो फटाफट से इनको खत्म करते हैं। देखो एंजाइम को तो आप अभी पढ़ चुके हो, प्रोटीन का ही एक फॉर्म होता है एंजाइम, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। एंजाइम आप जानते हैं कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करता है, स्पेसिफिक पीएच पर काम करता है, और सब्सटेंस से अलग अलग सब्सटेंस के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है। यानी कि अगर आपको ग्लूकोज से अल्कोहल बनाना है तो आपको लगेगा यहाँ पर बेटा जाइमेज एंजाइम, आपको यहाँ पर जरूरत होगी। जाइमेज एंजाइम के अलावा कोई और एंजाइम दो बना लोगे तो वहां पर ग्लूकोज से अल्कोहल नहीं बनेगा। स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है। तो दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर रिएक्शन, फॉर देयर रिएक्टिविटी, फॉर देयर पीएच के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव फॉर देयर पीएच, सेंसिटिव फॉर द टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ ही ये रिएक्ट करते हैं, राइट। तो ये छोटी सी बात थी एंजाइम की। एंजाइम के बाद हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हम अपने डाइट में लेते हैं। कुछ विटामिन्स क्या होते हैं हमारे बॉडी में बन जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बनते। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट्स में लगभग सारे विटामिन्स बनते हैं और हम वहाँ से क्या करते हैं, इनटेक करते हैं उनको, तो हमारी बॉडी में वो विटामिन्स आ जाते हैं और ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में अपनी डाइट में ज़रूरत होती है। चलिए ये तो बायो का पार्ट है। हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। फैट सॉल्युबल है ए, डी, ई एंड के। ठीक है, इसमें जो B12 होता है वो एक्सेप्शन है, ये भाई आपको जो वाटर सॉल्युबल मतलब ये आपकी बॉडी से एज सच नहीं निकलता, ये स्टोर हो जाता है, B12 स्टोर हो जाता है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं एक्सेप्ट B12, दे कैन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, जबकि ये वाले जो विटामिन है फैट सॉल्युबल, दीज कैन स्टोर इन आवर बॉडी। जो हमारे टिश्यूज हैं, है ना, जहाँ पर फैट डिपॉजिट होता है, जो लीवर है, जो हमारा एडिपोज टिश्यू है, वहाँ पर ये फैट सॉल्युबल विटामिन क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये यूरिन के हेल्प से, मतलब यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए इनका रेगुलर इंटेक जरूरी है, क्योंकि ये खत्म होते रहते हैं, ये स्टोर नहीं होते बॉडी में। इसीलिए बहुत सारा नींबू खाना चाहिए, खट्टे वाले आपको आंवले खाने चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें जो जिनके अंदर सिट्रस है, जो सिट्रस फ्रूट है वो खाने चाहिए, क्योंकि उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है, राइट। तो इनकी चलिए आप देख लेते हैं कि विटामिन से कौन कौन सी, इनकी कमी से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो जो विटामिन ए है इसको हम रेटिनॉल कहते हैं, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल कहते हैं। और अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ज़ीरोफ्थेल्मिया हो सकता है, मतलब हमारी जो विजन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए हमें लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, बहुत सारा मिल्क पीना चाहिए, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी खत्म हो सकती है। तो विटामिन जो B1 है, B1 को हम क्या कहते हैं, थायामीन कहते हैं, ये इसका नेम है, ठीक है, थायामीन कहते हैं। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी, जिसको हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं, जो जिसके अंदर इसकी कमी होती है विटामिन B1 की, वो क्या हो जाता है बेटा, वीक हो जाता है बहुत, है ना, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती बॉडी की। B2 राइबोफ्लेविन, इससे प्रॉब्लम जो हो जाती है उसे चिलोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो माउथ और लिप्स के जो कॉर्नर्स हैं वो फट जाते हैं। पैराडॉक्सिन, B6 इज अ पैराडॉक्सिन, इससे कॉन्वल्यूजन हो जाता है। और विटामिन B12, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, और यही एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी में स्टोर हो सकता है। बाकी विटामिन बी इज नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, वो वाटर सॉल्युबल तो ये भी है, लेकिन ये स्टोर हो जाता है। इसका नाम है साइनोकोबालामीन, और इसकी वजह से होता है प्रेनिशियस एनीमिया, खून की कमी हो जाती है बॉडी में।
विटामिन सी जो हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट से, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है, और इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी। जो ब्लीडिंग होती है गम्स में वो इसी की वजह से होती है, स्कर्वी हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। और कमी क्या होती है, विटामिन सी की कमी होती है हमारी बॉडी में। विटामिन डी, कहते हैं ना धूप में बैठना चाहिए बहुत सारा, आपको क्या करना चाहिए, कैल्शियम में हेल्प करता है विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम वाली चीज़ें खानी चाहिए, दूध बहुत सारा पीना चाहिए, और सनलाइट इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से हो जाता है बेटा रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, मतलब बोन्स की डिफॉर्मिटी हो जाती है, बोन वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। अगला विटामिन है विटामिन ई, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं, और इसकी कमी से जो आरबीसी है उसकी फ्रेजिलिटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। विटामिन के, फाइलोक्विनोन बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो हमारा जो ब्लड है, अगर कहीं से कट लग गया तो ब्लड फ्लो होता रहता है, उसका जो क्लोटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, जल्दी से क्लॉट नहीं बनता, थक्का नहीं जमता वहाँ पे, इसको हेमरेज भी कहते हैं। तो जो हेमरेज होता है, जो जब ब्लड क्लॉट नहीं होता, वो किस वजह से हो रहा है, विटामिन के की कमी से हो रहा है। तो ये जो विटामिन है ये आपके सिलेबस में है, इनके नाम, इनसे होने वाली बीमारियां और इनके सोर्सेस आप याद कर लेंगे। इसके बाद हम फटाफट बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो आपको ये पता है कि हर एक स्पीसीज में जनरेशन टू जनरेशन सिमिलरिटीज होती हैं, यानी कि कुछ जो ट्रेड्स होते हैं, जो कुछ कैरेक्टर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते रहते हैं, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। और ये जो ट्रेड पास हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं ड्यू टू द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दीज आर द रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, राइट। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है उनको देखते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो पॉलीमर है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड एक बायोमोलिक्यूल है, एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर कौन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ जुड़ कर क्या बनाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किससे होता है, पेंटोज शुगर होती है, वहां पर नाइट्रोजिनस बेस होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। कहने का मतलब है कि पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। फिर ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, और बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो जो पेंटोज शुगर होती है वो दो तरह की शुगर होती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। एक होती है बीटा डी राइबोज और दूसरी होती है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। दोनों ही पेंटोज शुगर हैं, 5 कार्बन की शुगर है। बीटा लगा हुआ है, इसका मतलब जो OH होगा एनोमेरिक कार्बन पर, ये सब बता चुके हैं ना ग्लूकोज में, वही चीज अप्लाई करते रहो। जो बीटा है वो क्यों है ये बीटा, क्योंकि जो OH है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है एनोमेरिक कार्बन पर, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, देखो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा। दोनों क्या है, राइबोज शुगर है। डिफरेंस क्या है, दोनों ही बीटा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर दोनों तरफ H प्रेजेंट होता है ना, डीऑक्सी, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है, डीऑक्सी राइबोज शुगर इसको कह रहे हैं। ये है बीटा डी राइबोज शुगर, ये है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। सेकंड कार्बन पर क्या है बेटा, दोनों तरफ H प्रेजेंट है, ऑक्सीजन निकल गई है, इसलिए डीऑक्सी कह रहे हैं। उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिडिन। प्यूरिन आगे फर्दर हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, प्यूरिन होते हैं एडिनिन एंड ग्वानिन। पिरिडिन के अंदर होते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। आपको ये सारे याद करने हैं। और तीसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो इन 3 चीजों के जुड़ने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो जो ये पेंटोज शुगर होती है, जब इसके फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजिनस बेस जुड़ जाता है तो इसको हम कहते हैं, इतने पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है शुगर के फर्स्ट कार्बन पर, शुगर के फर्स्ट कार्बन पर कौन अटैच हो गया, बेस अटैच हो गया, तो उससे क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्लियर। बहुत बार एग्जाम में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोटाइड बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोसाइड बनेगा।
जब शुगर और बेस जुड़ेंगे तो केवल न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब उसमें आकर फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। देखिए न्यूक्लियोसाइड तो मैंने आपको बता दिया था, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पर आकर क्या जुड़ गया, बेस जुड़ गया। और इसके फिफ्थ कार्बन पर, ये फिफ्थ कार्बन है CH2H, इस पर आकर जुड़ जाएगा बेटा, यहां से OH निकल जाएगा, इस पर आकर जुड़ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। फिफ्थ कार्बन पर जब आकर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो अब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर शुगर के 1 कार्बन पर और शुगर के फिफ्थ कार्बन पर क्या जुड़ जाए, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब इस पूरे को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। आपसे ये पूछ लेता है कि जो बेस है वो शुगर के, राइबोस शुगर के कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है। फॉस्फोरिक एसिड कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, फिफ्थ कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? व्हेन शुगर इज अटैच्ड विद बेस is called, is formed nucleoside, and when sugar, phosphoric acid and base are unite with each other, this combination is called nucleotide। ठीक है, आप वहां पर बनाकर भी दिखा सकते हैं। अब क्या होता है, जो ये न्यूक्लियोटाइड एक बार बन गया, इसकी अब जो रिपीटेटिंग यूनिट होती है वो मिलकर क्या बनाती हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है DNA और एक होता है RNA। DNA को कहते हैं, DNA और RNA के बीच में हम साथ ही डिफरेंस भी कर लेते हैं, है ना। तो ये मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ और DNA और RNA पढ़ते हैं। अब क्या होते हैं DNA और RNA? एक तरफ लिखते हैं DNA और एक तरफ लिख लेते हैं हम यहाँ पर RNA। तो DNA का नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड तो है ही है, तो और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसका रीजन क्या है, क्योंकि डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है, भाई डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है तो उसके अंदर शुगर भी है, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस भी है, उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी है। लेकिन जो शुगर होती है इसके अंदर, वो कौन सी होती है, इसके अंदर होती है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर। जब इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर, इसके अंदर बीटा डी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। तो ये तो शुगर में डिफरेंस हो गया। शुगर में डिफरेंस के अलावा और क्या डिफरेंस यहां पर होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होती है। ये जो डीएनए है, D4 डीएनए, D4 डबल, इट इज डबल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं एक्चुअली, स्ट्रैंड्स, जो इसके स्ट्रैंड्स होते हैं इसको स्ट्रैंडेड लिखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, है ना। अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक धागा होता है। आप ये सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि यहां पर तो डीएनए तो ऐसे होता है, आपने देखा होगा, ये ऐसे 2 स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों तरफ एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड का स्ट्रक्चर। के बाद अभी स्ट्रक्चर में और भी चीजें हैं। इनमें जो बेस प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस, वो भी डिफरेंट होता है। नाइट्रोजनस बेस भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखिए नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। एक तो इसके अंदर एडेनिन प्रेजेंट होता है, ग्वानिन प्रेजेंट होता है, साइटोसिन प्रेजेंट होता है और थाइमिन प्रेजेंट होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन प्रेजेंट होता है। जबकि जो आपका आरएनए है, इसके अंदर एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, उसकी जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। देखिए ये पांच नाइट्रोजनस बेस थे। डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आया है, यहाँ डिफरेंस आया है, यहाँ पर थाइमिन प्रेजेंट है और आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट है। फॉस्फोरिक एसिड तो सेम ही होता है ना। 5th पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, जो डीएनए होता है बेटा, ये
उसमें हेल्प करता है आपका। ये जो डीएनए है ये रिप्लिकेशन हो सकता है इसमें, है ना, इट कैन बी रिप्लिकेट, इट कैन बी रिप्लिकेट, और ये कैन नॉट बी रिप्लिकेट, है ना, अपना रिप्लिका नहीं बना सकता आरएनए, जबकि डीएनए अपना रिप्लिका क्या करता है, बना सकता है। ये हेरिडिटरी के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, है ना, और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं, ये होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस की बात करी हमने डीएनए और आरएनए के अंदर। डीएनए की वाटसन क्रिक मॉडल, इसके अकॉर्डिंग जो डीएनए होता है, एक तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दूसरी बात क्या होती है, ये चारगाफ्स रूल को फॉलो करता है, चारगाफ्स रूल को फॉलो करता है। चारगाफ रूल क्या कहता है कि जितना अमाउंट प्यूरिन बेस का होगा उतना ही अमाउंट किसका होगा, पिरिडीन बेस का होगा, ये कह रहा है चारगाफ्स रूल। हमेशा एडिनिन थाइमीन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो हमें बराबर मोल मिलेंगे ग्वानिन और साइटोसिन के, एडेनिन और थाइमीन के, राइट। हर दो सक्सेसिव बेस पेयर के दो सक्सेसिव टर्न के बीच में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। ये बात क्लियर हो गई, ये इसकी स्ट्रक्चर हुई। इस स्ट्रक्चर के साथ साथ अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यस, नोट करें, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, आपने प्रोटीन में पढ़ी पेप्टाइड लिंकेज, न्यूक्लिक एसिड में होती है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये लिंकेज क्या होती है कि जो न्यूक्लियोटाइड है, अभी मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाया था, क्या था न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेटा, ये एक शुगर थी, है ना, ये शुगर थी, और इसके फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ था, बेस जुड़ा हुआ था, और इसके फिफ्थ कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ था, यहाँ पर आकर जुड़ गया था फॉस्फोरस, फॉस्फेट। ठीक है, ये फॉस्फेट आके जुड़ गया था, ये कंडीशन थी, ये एक न्यूक्लियोटाइड था। ऐसे ही ये जुड़ते रहेंगे और क्या बना देंगे, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहेंगे। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एक लिंकेज से, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये लिंकेज किस किस के बीच में होती है, ये होती है फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन ऑफ शुगर वाया फॉस्फेट, इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। नोट करेंगे, न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर, फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर। ये फिफ्थ कार्बन पर जुड़ गया, यहीं पे ही क्या होगा, मान लो ये दूसरी शुगर है, ये इसका बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसका 1 2, ये इसका फिफ्थ, तो ये इसको मुझे उल्टा करके बनाना पड़ेगा या तो बेटा, ऐसा करते हैं, इसको हटाकर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनता है ये। यहाँ पर एक और शुगर बना लो, यहाँ पर ये बेस न्यूक्लियोसाइड हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, और ये फिफ्थ था, है ना। इस थर्ड कार्बन से यहाँ पे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। ये वाली कंडीशन आ गई, देखो, इसका थर्ड और इसका फिफ्थ, 1 2 3 4 और फिफ्थ। मैं दूसरे कलर से आपको एक बार यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये देखो,
ये 5th कार्बन है, ये 3rd कार्बन है। ये जो लिंकेज बनी है, दैट लिंकेज, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की लिंकेज, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और ये क्या बनाया हमने? ये हमने डाई न्यूक्लियोटाइड बनाया, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ती है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को यूज करके जुड़ती है, और इसमें शुगर का एक 5th कार्बन और एक शुगर का 5th कार्बन और एक शुगर का 3rd कार्बन फॉस्फेट के हेल्प से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर पढ़ लेंगे, जो आरएनए हैं वो 3 टाइप के होते हैं बेटा, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए मैसेज लेकर आता है राइबोसोम के पास, तो उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और ट्रांसफर आरएनए बनी हुई प्रोटीन को, जो प्रोटीन बन गई है राइबोसोम के अंदर, उसे दूसरे सेल ऑर्गेनेली के पास लेकर जाता है। तो ये तीनों मिलकर हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। इनको हम क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और हेरिडिटरी ट्रेट को ट्रांसफर कौन करता है? डीएनए करता है, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड करता है। तो ये हमने पढ़ लिया न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और चैप्टर हो गया हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाला खत्म। तो इस चैप्टर के अंदर आज प्रोटीन को कवर किया गया है और न्यूक्लिक एसिड को कवर किया गया है। हमने एंजाइम्स की बात करी है और हमने विटामिन्स की बात करी है। तो इन सबको आप अच्छे से बेटा पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और जो भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।